Good morning, students. Welcome to you, Late Sri Ram Kumar College of Special Education. मैं फिर से एक नई क्लास लेने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो कल हमने कुछ कोर्सेज़ के बारे में जाना जो RCI और अन्य संस्थान मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। इसी में आज हम मीनिंग, नीड एंड स्कोप क्वालिटी एजुकेशन HRD की शुरुआत करेंगे, यानी कि मानव संसाधन के विषय में चर्चा करेंगे। मीनिंग, नीड एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में सबसे पहले हैं मानव संसाधन विकास। इसका अर्थ जानते हैं तो मानव संसाधन विकास कर्मचारियों की मदद करने के लिए व्यक्तिगत संगठनात्मक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को विकसित करने के लिए रूपरेखा है। मानव संसाधन विकास कर्मचारी कैरियर विकास, कर्मचारी प्रशिक्षण जैसे अवसर प्रदान करता है और प्रदर्शन प्रबंधन, विकास, कोचिंग, सलाह तथा उत्तराधिकारी की योजना बनाता है तथा कुंजी कर्मचारी पहचान, ट्यूशन सहायता और विकास संगठन में सहायता करता है। परिभाषा: संस्था में कार्य क्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से निजी और वृद्धि विकास के लिए सीखने के क्रियाकलापों की व्यवस्था करना। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ASTD, अकॉर्डिंग अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं, जिसमें है प्रशिक्षण एवं विकास, संस्था का विकास, व्यक्तिगत व्यवसाय का विकास करना, समूह एवं संस्थाओं के प्रभाव को बढ़ाना,
पहला है प्रशिक्षण एवं विकास, दूसरा है संस्था का विकास करना, तीसरा है व्यक्तिगत संस्था का विकास करना, चौथा समूह व संस्थानों के प्रभाव को बढ़ाना। मानव संसाधन विकास की आवश्यकता। मानव संसाधन विकास की आवश्यकता किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विशेष शिक्षा का हो या समान शिक्षा का हो, फिर प्रबंधन का क्षेत्र हो, उसमें ये निम्नलिखित प्रकार से आवश्यक है। सबसे पहले है व्यक्तिगत विकास, संस्थागत विकास, व्यावसायिक विकास, कार्यक्षमता का विकास। व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत इंडिविजुअल डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास का मुख्य कार्य व्यक्तिगत विकास है, क्योंकि व्यक्तिगत विकास से ही समाज का विकास होता है। ये विकास को रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण देता है, ताकि वो वर्तमान समय में रोजगार प्राप्त कर सके, और साथ ही उच्च रोजगार के लिए सहायक होता है। संस्थागत विकास, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। मानव संसाधन विकास में संस्था का भी विकास होता है। इसके द्वारा संस्था में जो समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान किया जाता है एवं उसके विकास में योगदान देता है। व्यावसायिक योजना का विकास, कैरियर डेवलपमेंट। व्यावसायिक योजना के विकास में HRD की बहुत ही आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय योजना बनाने और उसमें विकास करने में उसकी सहायता करता है। कार्य क्षमता का विकास, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। ये शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति की कार्य क्षमता के विकास के लिए उसे प्रशिक्षण देती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र में व्यक्ति विशेष की कार्य क्षमता का विकास करती है। इसको आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मानव विकास कर्मचारियों को उनका विकास करने के लिए कई प्रकार से अवसर देता है, जैसे प्रशिक्षण एवं विकास, संगठन का विकास, कैरियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, मल्टी सेंसरी, की एलिमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्या समाधान, कंटिन्यूअस इन डिलेचर, प्रकृति में निरंतरता, प्लेसमेंट नियुक्ति, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, मोटिवेशन बाय रिवार्ड्स आदि। तो प्रशिक्षण एवं विकास में कर्मचारियों और प्रबंधकर्ताओं के प्रशिक्षण और विकास में मानव संसाधन विकास का योगदान है। ये उनके गुण, योग्यता और कार्य को सुधारता है। ये उन्हें वर्तमान रोजगार के लिए अत्यधिक योग्य बनाता है और अच्छे भविष्य में उच्च रोजगार के लिए तैयार करता है। संगठन का विकास, मानव संसाधन विकास संगठनों के विकास में भी सुधार करता है। संगठन विकास सभी संस्थाओं के आपस में अच्छे संबंध को बनाए रखने की कोशिश करता है। HRD संस्थाओं की समस्याओं और उनके आपसी झगड़ों को सुलझाती है। कैरियर डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। HRD कर्मचारियों के व्यवसाय योजना और विकास में भी योगदान देता है। ये कर्मचारियों को उनके व्यवसाय की योजना और विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। ये उन्हें भविष्य में होने वाली तरक्की के बारे में बताता है और ये कैसे प्राप्त होगी ये भी उन्हें बताता है। परफॉर्मेंस, कार्य क्षमता का मूल्यांकन। मानव संसाधन विकास कर्मचारियों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन कर उनकी शक्ति और कमजोरी के प्रति अवगत करवाता है। HRD उन्हें ये भी बताता है कि किस प्रकार से वो अपनी शक्ति को बना सकता है और अपनी कमजोरियों को किस प्रकार अपने से हटा सकता है। मल्टी डिस्पेंसरी। मानव संसाधन विकास विभिन्न क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे शिक्षा, प्रबंधन, मनोविज्ञान, संप्रेषण और आर्थिक। HRD इन सब क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है तथा इन क्षेत्रों के व्यवसायिकों का विकास करता है। की एलिमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्या समाधान। इन दिनों संगठन में कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं का कारण आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक बदलाव है। इन समस्याओं का समाधान केवल ज्ञान, कौशल और सृजनात्मकता प्रयास द्वारा होता है। ये ज्ञान, कौशल इत्यादि HRD द्वारा पाया जाता है। कंटिन्यूअस इन डिलेचर, प्रकृति में निरंतरता। HRD एक समय का कार्य नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मानव संसाधन का विकास कभी नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि निरंतरता वातावरण और संगठन में बदलाव लाता
है। नियुक्ति प्लेसमेंट। HRD सही व्यक्ति को सही रोजगार में नियुक्त करता है। नियुक्ति कार्य क्षमता मूल्यांकन और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। सही नियुक्ति कर्मचारी को संतुष्टि देते हैं और उनकी योग्यता को बढ़ाता है। तरक्की एंड बदलाव, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। HRD कार्य क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर तरक्की और बदलाव भी देता है। मोटिवेशन बाय रिवार्ड्स, पुरस्कार पाने के लिए अभिप्रेरणा। HRD कर्मचारियों को अच्छा कार्य और व्यवहार करने के लिए विचार देने के लिए पुरस्कृत कर अभिप्रेरित करता है। वित्तीय पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये HRD के कार्य थे और उनका स्कोप था। अब हम वृद्धावस्था पुनर्वास सेवाओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें चोट या बीमारी के बाद दिमाग में पहली बार उसकी इलाज या फिर रोग मुक्ति के बारे में आता है। उनके साथ ही अपना स्वस्थ जीवन चाहता है। इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए वह व्यक्ति को पुनर्वास सेवा प्रदान करते हैं। पुनर्वास सेवा में वृद्धि के लिए क्षेत्र को विशेषज्ञ नई चिकित्सा ADL को अच्छी तरह से कर सकें तथा उनको अपने एक पूर्ण और व्यस्त जीवन को व्यतीत कर सकें। वृद्धावस्था के निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें है शारीरिक, व्यावसायिक और भाषा से संबंधित पुनर्वास सेवाएं 7 दिनों के लिए उपलब्ध कराना, प्रतिदिन 24 घंटे नर्सिंग सेवा प्रदान करना, चिकित्सीय देखभाल, दवा का प्रबंध, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में सहायता, परामर्श और ऑर्टिकल सेवाएं, दंत चिकित्सा सेवाएं, अंतःशिरा और एक्सटर्नल उपचार, कॉन्टैक्ट एक्सरे एंड बायोमेट्रिक लेबोरेटरी अनुबंध इकाई एक्सरे प्रयोगशाला सेवाएं, बाधा मुक्त शौचालय तथा साथ ही आपातकालीन कॉल सिस्टम के साथ उपलब्ध कराना, अधिकतम आराम के लिए समयोजित बिजली बोर्ड, चिकित्सालय सेवाएं, AC, TV और टेलीफोन और केबल TV के लिए की व्यवस्थाएं, फायर अलार्म, धूम्रपान फ्री एनवायरनमेंट, स्मोकिंग फ्री एनवायरनमेंट, विभिन्न व अन्य निजी बीमा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निःशुल्क आवासीय सेवाएं, गृह आधारित कार्यक्रम। तो ये थी वृद्धावस्था से जूझ रहे व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाएं। अब हम चर्चा करते हैं इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑन डिसेबिलिटी, विकलांगता के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं। विकलांगता के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में बौद्धिक, शारीरिक और स्वाधीनता से पीड़ित बच्चों को निम्नलिखित सेवा प्रदान की जाती है, जिसमें सबसे पहले है सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं। विकलांग व्यक्ति को सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें है पहला मेडिकल कार्ड, निर्धारित दवाओं का वितरण, चिकित्सीय सेवाएं और आर्टिकल सेवाएं। दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं देखभाल।
विकलांग व्यक्तियों का समान स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें है सार्वजनिक सेवा स्वास्थ्य, नर्सें, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, वाणिज्य चिकित्सक सेवाएं, व्यावसायिक चिकित्सा सेवा, सामाजिक कार्य सेवा, भौतिक चिकित्सा, व्यक्तिगत सहायता, गृह आधारित कार्यक्रम। इसी क्रम में सामाजिक सुरक्षा वित्तीय विभाग। विकलांगता के क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती हैं, जो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है विकलांग भत्ता। 16 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को जो काफ़ी समय से विकलांग है उन्हें कुछ धनराशि दी जाती है। इसके बाद है बीमारी लाभ। इसको दृष्टिबाधित पेंशन, मुफ्त यात्रा, घरेलू लाभ योजना, बीमारी लाभ। जो लोग काफ़ी समय से या लंबे समय से विकलांग हैं तथा ज़्यादा देर तक कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें कुछ समय तक कुछ धनराशि प्रदान की जाती है। दृष्टिबाधित पेंशन, ये केवल दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मिलती है जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो एवं 18 वर्ष के बीच की आयु के लोग भी विकलांग भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक चोट लगने के लाभ, यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय के द्वारा चोट लग गई हो या बीमार हो गया हो तो उसका इलाज का खर्च देना होगा। मुफ्त यात्रा, कुछ विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त में यात्रा करने का प्रावधान है, उसके साथ एक साथी को भी। घरेलू लाभ योजना, मुफ्त बिजली भत्ता, निःशुल्क टेलीफोन, निःशुल्क ट्राईसाइकिल प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण सेवाएं, राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उनके लिए उचित रोजगार प्रदान करना तथा विकलांगता जागरूकता कार्यक्रम को चलाना, जिससे लोग अवेयरनेस हो सकें विकलांगता के प्रति और बच्चों में क्रिटिकल एज में ही उनकी विकलांगता की पहचान कर शीघ्र हस्तक्षेप करके उनके जीवन को हर तरह से सुखमय बनाना। इसके बाद आता है हमारा केंद्र सरकार दी जाने वाली सेवाएं, स्टॉक होल्डर्स एंड स्कीम इन डिसेबिलिटी सर्विस। विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकों सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे इनकी समस्याओं को दूर करते हुए इन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी सेवा कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें है सबसे पहले रेल यात्रा सुविधा।
रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकलांगों को रेल यात्रा हेतु किराए में 75% की छूट प्रदान की जाती है एवं उनके साथ एक सहायक को भी उपयुक्त छूट के साथ यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। हवाई सेवा सुविधा। हवाई सेवा सुविधा के अंतर्गत हवाई यात्रा के लिए विकलांग व्यक्ति को 50% छूट के साथ यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें सहायक को किसी भी प्रकार की छूट देने का प्रावधान नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, हवाई सेवा सुविधा में जो भी सेवा सुविधा मिलती है वो विकलांग व्यक्ति को पर्सनली मिलती है, व्यक्तिगत मिलती है, ना कि उसके अटेंडेंट को भी। दूरसंचार माध्यम में छूट। इस सेवा में केवल दृष्टिहीन के लिए ही छूट है। गृह उपयोग के लिए अपने और टेलीफोन पर 50% तक छूट है तथा कनेक्शन देने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। एसटीडी एवं पीसीओ खोलने हेतु शहरी क्षेत्रों में हाई स्कूल तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए धारक का कक्षा 8 पास होना अनिवार्य है। इसके आगे है पत्राचार माध्यम। दृष्टिबाधितों के पठन पाठन हेतु उपयोग में आने वाली शिक्षण सामग्री का पोस्टल पैकेट मोटा हुआ भारी होता है, अतः इनके पोस्टल चार्ज में छूट दी जाती है। छूट सिर्फ दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के लिए ही दिया जाता है। ये दृष्टि अक्षम व्यक्ति यदि कहीं अपना कोई सामान डाक के द्वारा भेजना चाहे तो उसको पोस्टल में छूट दी जाती है। कस्टम ड्यूटी की सुविधा। भारत सरकार ने विदेशों से आयातित उपकरण एवं उपकरणों तथा विकलांग हेतु प्रयोग होने वाली वस्तुओं को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया है। अतः विकलांगों के कल्याणार्थ कार्यरत संगठन एवं विकलांग व्यक्ति ऐसे उपकरणों को विदेश से सरलता से मंगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कस्टम ड्यूटी कर नहीं देना होगा। परिवहन हेतु सुविधा। सरकार द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के खुद में प्रयोग ले जाने वाली वाहनों को रोड टैक्स से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, अतः इसके लिए उन्हें रोड टैक्स नहीं देना होगा। रोड एवं तेल कर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निजी क्षेत्रों की तेल कंपनियों की संस्थाओं में शारीरिक विकलांगों के लिए 7% का आरक्षण देने का प्रावधान रखा है। पूर्ण दृष्टिहीन एवं शारीरिक विकलांग व्यक्ति मिट्टी के तेल एवं एलडीओ की डीलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकता है। नौकरी में आरक्षण। भारत सरकार ने नौकरी में 3% सेवा का आरक्षण शारीरिक विकलांग दृष्टिबाधितों एवं श्रवणबाधितों के लिए रखा है। 1.1% तीनों प्रकार के विकलांगों के लिए आरक्षित है। तो ये थी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। अब शैक्षिक अनुदान देखते हैं। शैक्षिक अनुदान। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत अभिभावक गण जिनके बच्चे किसी न किसी रूप से विकलांग है, उनकी शिक्षा के लिए सरकार की तरफ से 50 रुपये प्रति माह शैक्षिक फीस लौटाने का प्रावधान है। जिन अभिभावकों के बच्चे आवासीय सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें 150 रुपये प्रति माह की दर से फीस वापस करने का प्रावधान है।
नेक्स्ट है समेकित शिक्षा के अंतर्गत सुविधाएं। इसमें गामक अक्षम, अल्प एवं अति अल्प श्रवण अक्षम तथा अल्प दृष्टि वाले बच्चों तथा शैक्षिक समूह के 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले, मानसिक योग्यता एवं बहुविकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों तथा अधिगम अक्षमता वाले बच्चों हेतु निम्न प्रकार की छूट का प्रावधान किया गया है। किसके अंतर्गत? समेकित शिक्षा के अंतर्गत। विद्यालय में 10 बच्चों की संख्या पर एक सहायक शिक्षक की नियुक्ति, गंभीर रूप से अक्षम हेतु एक दाई जिसको प्रति बच्चे 50 रुपये देने का प्रावधान है। 10 विकलांग बच्चों की संख्या पर एक रिक्शे की व्यवस्था, किताब एवं स्टेशनरी के लिए 50 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। स्कूल ड्रेस हेतु 60 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता देने का प्रावधान है। तो ये थी समेकित शिक्षा के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं। अब हम चर्चा करते हैं भारत की कल्याणकारी योजनाएं। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं? निःशक्तों हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, विकलांगों को शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार तथा पुनर्वास सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार विशेष विद्यालय, छात्रावास सेवा, शीघ्र पहचान, प्राथमिक स्तर पर हस्तक्षेप इत्यादि कार्यक्रम के साथ विकलांगता की रोकथाम एवं जागरूकता के कार्यक्रम हेतु स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए खेल, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप, उपकरण, विद्यालय छात्रावास, सूचना एवं प्रसार बाधा मुक्त वातावरण, रोजगार, कार्यशाला, प्रशिक्षण सामग्री तथा शोध कार्य हेतु अनुदान प्रदान करती है। निःशक्तों हेतु सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीदारी पर छूट। इसका उद्देश्य शारीरिक पुनर्वास में सहायता करने से है, जिससे वे स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अंतर्गत 25 रुपये से 3600 रुपये तक के मूल्यों के उपकरण के प्रति व्यक्ति की दर से रखा गया है। इसके अंतर्गत कम आय वर्ग वालों को मुफ्त एवं मध्यम आय वर्ग वालों को आधी मूल्य पर्यंत उपकरण देने का प्रावधान है। इसके बाद है स्वयंसेवी संगठनों की विशेष विद्यालय हेतु सहायता। जिन जिलों में विशेष विद्यालय नहीं है वहाँ पर भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शारीरिक, मूक, बधिर, दृष्टि एवं मानसिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालय खोलने हेतु 90% तक व्यय की जा रही धनराशि की अनुदान सहायता प्राप्त करती है। कुष्ठ मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सहायता। जो संस्थाएं कुष्ठ रोग की रोकथाम एवं निवारण हेतु जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार करने हेतु तत्पर हैं, ऐसी संस्था की सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संपूर्ण खर्च का 90% धन सहायता देने का प्रावधान है। सेरेब्रल पाल्सी एवं मेंटल रिटार्डेशन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु सहायता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं क्षेत्र में व्यवसायिकों के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा विद्यालयों के भौतिक ढांचे में परिवर्तन कर कला में सुधार, पुस्तकालय एवं छात्रावास सुविधा के लिए 100% सहायता सुविधा प्रदान करती है। इन सभी योजनाओं को संचालित करने वाले व्यक्ति भारतीय हों अथवा उनका संगठन पंजीकृत होना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है, जैसे वेतन तथा छात्रावास भत्ता, दवाई का खर्च, बिल्डिंग की बनावट एवं रखरखाव, मकान का किराया, छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कर्मचारी एवं उपकरण, फर्नीचर एवं अन्य औजार एवं खेल हेतु सामग्री, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा एवं वाणिज्य चिकित्सा हेतु उपकरणों की व्यावसायिक कार्यशाला, संगोष्ठी एवं शिविरों का आयोजन करना इत्यादि। दुकान निर्माण। इस योजना के अंतर्गत विकलांगों को स्वरोजगार हेतु 20,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये 4% के सूक्ष्म ब्याज पर ऋण तथा 5,000 रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।
सहायक यंत्रों की खरीद फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना। इस योजना के अंतर्गत शिविर एवं संरक्षण द्वारा जांच, मूल्यांकन, विकलांगता प्रमाण पत्र, बस पास आदि प्रदान कर विकलांगों की सहायता की जाती है। यह उपकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यदि अभिभावक की आय 5,000 रुपये प्रति माह है तो निःशुल्क और 5,000 से 8,000 तक की आय पर 50% खर्च अभिभावक को वहन करना पड़ता है। लघु व्यवसाय एवं स्वरोजगार के लिए ऋण की योजना। विकलांग व्यक्तियों के उद्योग कार्य के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। ये लघु व्यवसाय विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो अथवा ऐसा व्यवसाय जिसमें 15% विकलांग लोग कार्यरत हैं उनके लिए दी जाती है। इसके अंतर्गत अधिक से अधिक 2.5 लाख तक का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। कृषि एवं कार्य हेतु ऋण की सुविधा। इस क्षेत्र में विकलांगों को निम्नलिखित कार्य हेतु ऋण प्रदान किया जाता है, जैसे कृषि उत्पादन, सिंचाई, कृषि यंत्रों की खरीदारी, खेती कार्य, कृषि उत्पादों का बाजारीकरण, कृषि कार्य के उद्देश्य से ज़मीन खरीदने में बढ़ोतरी के लिए कीटनाशक की खरीदारी इत्यादि। इसके लिए वित्त विकास निगम 5 लाख तक का ऋण प्रदान करता है। ये सुविधा ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो भारतीय हों, उनमें 40% एवं इससे अधिक प्रतिशतता की विकलांगता हो, उनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच में हो। इस योजना के अंतर्गत निराश व्यक्तियों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है तथा ब्याज की दर 7% एवं गैर सरकारी संगठन विकलांग लाभार्थियों को 15,000 तक ऋण प्रदान किया जा सकता है तथा वे लाभार्थी से 5% तक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह स्वयं सहायताओं में भी सहायता प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में हम इसके आगे और कौन कौन सी सुविधाएं विकलांग बंधुओं को प्रदान की जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।